अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेस्ट नंबर 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 11 का टेस्ट था। हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है, इन इफ़ स्टेटमेंट ट्रू इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी 1। ट्रू जो है उसको हमेशा 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो फॉल्स होता है उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज नंबर 2 है, विच ऑफ द गिवन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टू वे डिसीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इफ एल्स। इफ एल्स जो है वो हमें दो चॉइसेस प्रोवाइड करता है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ के फौरन बाद वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स के बाद वाला जो ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है, विच ऑपरेटर इन सी इज़ कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। इसलिए टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? ऐसा ऑपरेटर जो 3 ऑपरेंट्स के साथ काम करता है। तो यहाँ पे सिंटैक्स भी आपको नज़र आ रहा है, कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, ट्रू केस स्टेटमेंट, कॉलन, फॉल्स केस स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसमें जो है सिंटैक्स में हमारे पास जो है वो टर्नरी ऑपरेटर यूज हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है, द केस ब्लॉक इन स्विच स्ट्रक्चर एंड्स विद। तो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूशन केस की स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होती है, या आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे कंट्रोल को स्विच बॉडी से एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है, द कंडीशनल ऑपरेटर इज यूज्ड एज अल्टरनेट टू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इफ एल्स। हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो इफ एल्स के अल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है, अनदर टर्म फॉर कंडीशनल ऑपरेटर। इसका करेक्ट आंसर है बी, टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है, इसमें हमने प्रोग्राम की आउटपुट प्रेडिक्ट करनी है। हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उस वो ये है कि 6 ग्रेटर देन 7। तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। हमारे पास फॉल्स के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स है। तो हमारे पास जो प्रिंट होगा वो एक्स वाई जी होगा, जो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हम सिंबल यूज़ करते हैं प्रोग्राम के फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है, रिलेशनल ऑपरेटर अलाउ यू टू डैश नंबर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमेशा हमारे पास नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है, फॉर ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 4 विच एक्सप्रेशन इवेलुएट्स एज ट्रू। ए की वैल्यू भी 4 है और बी की वैल्यू भी क्या है? 4 है। तो ए इक्वल टू बी है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। बाकी सारे जो हैं वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स नहीं हैं। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक प्रोग्राम गिवन है, हमने उसकी आउटपुट प्रेडिक्ट करनी है। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक पी और एक क्यू। पी की वैल्यू है 3 और क्यू की वैल्यू है 5। हमारे पास कंडीशन गिवन है, हमने उसको इवैल्यूएट करना है। जब हम कंडीशन को इवैल्यूएट करते हैं तो हमारी कंडीशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो जो है हमारी जो पहली कंडीशन है, जब हम उसको इवैल्यूएट करेंगे तो 3 ग्रेटर देन 5 कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। दरमियान में और ऑपरेटर है, हम दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे, वो कंडीशन क्या होगी? ट्रू। जब दरमियान में और ऑपरेटर हो, एक कंडीशन ट्रू हो और एक फॉल्स हो, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो जनरेट होता है ट्रू। हम जो है वो इफ़ के फ़ौरन बाद वाला जो ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। उसकी वजह ये है कि हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू है। हमारे पास उस ब्लॉक में लिखा हुआ है p इक्वल टू p प्लस 1। p की वैल्यू 3 है हमारे पास, उसमें 1 प्लस करेंगे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, और ये p वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है फाइनल स्टेटमेंट है, उसमें लिखा हुआ है p इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय
2, p की वैल्यू हमारे पास 4 हो चुकी है, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8। सो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आएगी वो आएगी p इक्वल टू 8। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन्स इफ ब्रेक इज मिस्ड इन केस ब्लॉक, कि अगर हम ब्रेक जो है वो मिस कर दें तो केस ब्लॉक में क्या होगा। अगर हम ब्रेक नहीं यूज़ करें तो सारे केस ब्लॉक्स जो हैं मैचिंग केस के बाद जो आ रहे होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो पहले हम लिखेंगे स्विच एंड देन एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस के अंदर, फिर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे और उनके अंदर हम जो है वो केस 1 स्टेटमेंट ब्रेक, देन केस 2 स्टेटमेंट ब्रेक, और केस n तक हम इसे लिखेंगे और उसके बाद ब्रेक, डिफ़ॉल्ट एंड देन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमने आउटपुट प्रेडिक्ट करनी है, इफ़ 2 mod 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हम 2 का मोड लेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 2। 2 जो है वो ग्रेटर होता है 1 से, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू। तो इफ एल्स का रूल होता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो इफ़ के फ़ौरन बाद जो स्टेटमेंट लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, सो हमारे पास इफ़ के फ़ौरन बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी जिसमें लिखा हुआ है गुड, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी गुड। हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग कोड टू एन इक्वलेंट इफ एल्स स्टेटमेंट। हमारे पास एक कंडीशनल एक्सप्रेशन गिवन है, हमने उसको इफ एल्स स्ट्रक्चर में चेंज करना है। सिंटेक्स हमारे पास गिवन है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। तो हम पहले कंडीशनल एक्सप्रेशन को देखते हैं। सबसे पहले हमारी कंडीशन है, अब हम जब इसे चेंज करेंगे तो इफ़ एंड देन हम ये कंडीशन लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास ट्रू के स्टेटमेंट है, तो इफ़ के बाद जो है फ़ौरन जो स्टेटमेंट आएगी वो हमारी ट्रू केस स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास एल्स है, और एल्स के बाद जो है वो हमारे पास फॉल्स केस स्टेटमेंट वाली स्टेटमेंट आएगी। एंड इस तरह जो है वो हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन जो है वो इफ एल्स स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द वर्किंग ऑफ नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में आउटर कंडीशन जो है वो पहले इवेलुएट की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमारा जो कंट्रोल होता है वो इनर इफ ब्लॉक में एंटर हो जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इनर इफ जो है वो स्किप हो जाता है, और कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली जो आउटर इफ होता है उसके एल्स पार्ट में मूव कर जाता है। अगर आउटर इफ ट्रू हो तो कंट्रोल जो है वो एंटर होता है इनर इफ स्टेटमेंट में, और इनर इफ जो है वो सिंपल इफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इवेलुएट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई अ डिफॉल्ट लेबल इज यूज्ड इन स्विच स्टेटमेंट। अगर स्विच एक्सप्रेशन के रिजल्ट के साथ कोई भी केस की वैल्यू मैच ना करे या कोई भी केस मैच ना करे तो डिफ़ॉल्ट लेबल के बाद जो स्टेटमेंट लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। बस क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट जो है वो एक बहुत ही सिंपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। सिंगल स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स तब एग्जीक्यूट होती हैं जब कंडीशन ट्रू हो। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो एक स्टेटमेंट है जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ़्लो को कंट्रोल करती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन की एग्जीक्यूशन के फ़्लो को कंट्रोल करती है। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है, आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस को एक सिंगल लॉजिकल यूनिट के अंदर कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। लॉजिकल यूनिट जो होता है उसका एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है। नंबर 10 है, डिफाइन कंपाउंड स्टेटमेंट। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट अ सी स्टेटमेंट यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर दैट चेक्स द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स वाई, इट असाइन द स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द वेरिएबल मिन। इसका मतलब है कि हमने एक सी स्टेटमेंट लिखनी है जिसमें हमने कंडीशनल ऑपरेटर यानी कि टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ करना है और उसमें हम दो वेरिएबल लेंगे एक्स और वाई, उनकी वैल्यूज़ को हम चेक करेंगे और थर्ड वेरिएबल वो होगा जिसमें हम जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसको स्टोर करेंगे। तो हमारे पास सिंटैक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कंडीशनल ऑपरेटर का। तो पहले हमारे पास आती है कंडीशन एंड देन आता है क्वेश्चन मार्क एंड देन हमारे पास ट्रू के स्टेटमेंट, कॉलन और फॉल्स के स्टेटमेंट और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। बिल्कुल इसी तरह x लेस देन y हमारी कंडीशन होगी, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर बाद हमारे पास ट्रू के स्टेटमेंट में आएगा x और फिर फॉल्स के स्टेटमेंट में आएगा y। अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो x की वैल्यू होगी और x की वैल्यू देन जाके मिन में स्टोर हो जाएगी। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो y की वैल्यू होगी और y की वैल्यू जाके जो है वो मिन के अंदर स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले वेदर इट इज वॉवल और नॉट यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि हमने एक कैरेक्टर जो है वो यूज़र से इनपुट के तौर पे लेना है और उसको चेक करना है कि ये वॉवल है या नहीं। हमारे पास जो वेरिएबल रिक्वायर है वो भी एक है जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लेना होगा वो कैरेक्टर। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड हेडर फाइल्स हमने लगाई हैं और उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन है एंड देन मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है जिसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है 4 डेटा टाइप के साथ। उसकी रीज़न ये है कि हमने इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर करना है उसकी डेटा टाइप है कैरेक्टर। देन हम गाइडेंस स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करके, क्योंकि प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो यूज़ होता है स्क्रीन के ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। देन हमारे पास स्कैन एफ फंक्शन है, स्कैन एफ फंक्शन यूज़ होता है इनपुट लेने के लिए यूज़र से। देन स्विच और देन स्विच के अंदर हम वो वेरिएबल लिखेंगे जिसमें हमने अपना जो भी करेक्टर यूज़र से लिया है वो स्टोर करवाया है। देन हम पॉसिबल केसेस लिखेंगे, ठीक है। सिंटैक्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट केस के अंदर हमने ए लिखा है, सेकंड के अंदर ई लिखा है और थर्ड के अंदर आई लिखा है, फोर्थ के अंदर ओ लिखा है और फिफ्थ के अंदर यू लिखा है। देन हमारे पास डिफ़ॉल्ट लेबल है और उससे जो रिलेटेड स्टेटमेंट है वो है। लेकिन डिफ़ॉल्ट लेबल जो होता है इसका यूज़ जो होता है ये ऑप्शनल होता है। और अब हम बात करते हैं कि यूज़र इनपुट जब देगा तो कैसे ये प्रोग्राम चलेगा। अगर यूज़र ने एंटर करते हुए ए एंटर किया है तो हमारे पास केस 1 चेक होगा, या आप ये कह सकते हैं फर्स्ट केस चेक होगा जिसमें ए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हाँ यूज़र की एंटर की हुई वैल्यू और केस की जो वैल्यू है वो आपस में मैच कर जाएगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट केस के अंदर स्टेटमेंट है यू एंटर्ड वॉवल, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारा जो कंट्रोल होगा वो स्विच बॉडी से एग्जिट कर जाएगा। सेकेंड सिचुएशन ये है कि अगर यूज़र ने आई एंटर कर दिया है तो फर्स्ट केस पहले चेक होगा, ठीक है, मैच नहीं करेगा वो नेक्स्ट केस पे मूव करेगा। नेक्स्ट केस भी मैच नहीं करेगा तो उससे नेक्स्ट केस पे मूव कर जाएगा और वो होगा आई। और अगर यूज़र ने आई एंटर किया है, आई और आई जो हैं वो दोनों मैच कर जाएंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगी यू एंटर्ड वॉवल और हमारा जो कंट्रोल है वो स्विच बॉडी से एग्जिट कर जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल यूज़र जो है वो जी एंटर कर देता है और जी आप देख सकते हैं कि किसी भी केस से मैच नहीं कर रहा, तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट लेबल है उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो एग्जीक्यूट होगी। हमें ये भी पता चल जाता है कि डिफ़ॉल्ट लेबल के बाद जो स्टेटमेंट लिखी गई होती है वो तब एग्जीक्यूट होती है जब हमारी जो एंटर की हुई वैल्यू होती है या एक्सप्रेशन होता है वो किसी भी केस के वैल्यू के साथ या किसी भी केस के साथ मैच ना करे।